अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अपनी सेहत। मैं हूं कविता। दोस्तों, गर्मी शुरू होते ही लोगों को परेशान करने लगते हैं मच्छर, और कुछ मच्छर ऐसे होते हैं जिनको काटने से हमें डेंगू या मलेरिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। मच्छरों से फैलने वाली बीमारी मलेरिया से सावधानी और जागरूकता के लिए हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मलेरिया का मच्छर किसी को भी काट कर आसानी से संक्रमित कर सकता है। अगर मलेरिया के कुछ लक्षणों में बात करें तो उसमें बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द आदि शामिल होता है। तो क्या होता है मलेरिया, कैसे करते हैं इससे रोकथाम, इन तमाम बातों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर वंदना बुबना, एसोसिएट डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन, मैक्स हॉस्पिटल, शालीमार बाग से। चलिए मिले डॉक्टर वंदना से। डॉक्टर वंदना बुबना, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। मैम, जब गर्मियां स्टार्ट होती हैं तो गर्मियों के साथ साथ कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं सीजन में फैलने वाली, जिसमें कि मलेरिया जैसी बीमारी भी शामिल होती है। और आजकल तो मौसम भी ऐसा है कि कभी बारिश है, कभी गर्मी है। तो गर्मियों के मलेरिया से जुड़े हुए इस रोग के बारे में अगर बात करें तो आप क्या कहेंगी? गर्मियों को हम इन्फेक्टिव सीजन कहते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है, कभी बारिश हो रही है, कभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। तो ऐसे समय में बहुत सारे जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं वो बहुत फ्लॉरिश कर जाते हैं और डिजीज बढ़ जाते हैं। और इस डिजीज के जो एजेंट्स होते हैं उसको कैरी करने वाले एजेंट्स होते हैं, जैसे मॉस्किटोज होते हैं या फ्लाइज होते हैं, वो भी एनवायरनमेंट में ज्यादा ग्रो करते हैं। इस वजह से डिजीज एजेंट और कैरियर दोनों के प्रोलिफरेशन से डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। उनमें मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, ये सारी डिजीज बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो जाती है और पब्लिक को इसके लिए अवेयर होना चाहिए। तो अब अगर हम मलेरिया के बारे में ही बात करें मैम, मलेरिया तो इस तरह की बीमारी है जिसमें कि लोगों की जान को काफी जोखिम होता है। तो हर साल 25 अप्रैल को हम विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। तो इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य क्या रहते हैं? मलेरिया एक बहुत डेडली डिजीज है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम 3 साल के बाद कोविड के बियॉन्ड और डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी डिजीज भी डेडली है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये प्रिवेंटेबल है और ये क्यूरेटिव भी है। अगर आपको नहीं है तो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और आपको हो गया है तो आप अर्ली इंटरवेंशन से ट्रीट कर सकते हैं। नहीं तो जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इससे डेथ भी हो सकती है। तो चूंकि ये डिजीज ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा था, तो अफ्रीकन कंट्रीज ने इसको अफ्रीका मलेरिया डे सेलिब्रेट करना शुरू किया 2001 में। फिर WHO ने रियलाइज किया कि ग्लोबल जो रिस्क है मलेरिया का, और इससे जो डिजीज होते हैं और इससे डेथ होती है, उसका टॉल बहुत ज्यादा है। तो 2007 में WHO ने टू प्रिवेंट, क्योर एंड डिलीवर जीरो मलेरिया इन द वर्ल्ड, दे स्टार्टेड वर्ल्ड मलेरिया डे ऑन 25 अप्रैल। और इसका एक ही स्ट्रैटेजी है, टू लोगों को इसके बारे में हम अवेयर कर सकें, एजुकेट कर सकें। साथ में हम साल की एक स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट के थ्रू एंड पॉलिसीज के थ्रू, ताकि नेक्स्ट ईयर जब हम इसको असेस करें तो जितने नंबर ऑफ केसेस हैं या डेथ्स हैं, उसको हम उन स्ट्रैटेजीज के थ्रू कम कर सकें। दिस इज व्हाट वर्ल्ड मलेरिया डे इज अबाउट। जो मच्छर हैं वो मलेरिया की बीमारी कैसे हमारे शरीर में दे जाते हैं? मलेरिया डिजीज जो होता है वो एक प्रोटोजोआ के थ्रू होता है, जिसको कि हम फाल्सीपैरम कहते हैं। और फाल्सीपैरम की 4 वैरायटी होती है जो कि मलेरिया कॉज करते हैं। इसमें वाइवेक्स और फाल्सीपैरम 2 सबसे कॉमन होते हैं। ओवेल और मलेरियाई जो होते हैं वो रेयर होते हैं। फाल्सीपैरम मलेरिया इज अ वेरी डेडली डिजीज और इसके कॉम्प्लिकेशन से डेथ बहुत कॉमन होती है। और वाइवेक्स मलेरिया में भी अगर हम ट्रीट टाइमली नहीं करते हैं तो इसके रिलैप्स हो करके फाइनली इट बिकम्स अ वेरी क्रिटिकल डिजीज। जो प्रोटोजोआ फाल्सीपैरम है, उसका जो कैरियर होता है वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है। और जब भी एनवायरमेंट में चेंजेस होते हैं और ये मॉस्किटो ज्यादा ब्रीड करते हैं, तो अगर किसी पेशेंट को मलेरिया हो रहा है, उसके ब्लड में ये पैरासाइट है, तो जब उनको वो मॉस्किटो बाइट करते हैं तो उनके सलाइवा में ये पैरासाइट चले जाते हैं
उसके बाद जब वो दूसरे नॉर्मल पर्सन को वो बाइट करते हैं तो दे डिलीवर द पैरासाइट इन दैट पर्सन। तो इस तरह से एक चेन चलता है मलेरिया का, जिसमें कि इन्फेक्टेड से मॉस्किटो में, मॉस्किटो से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में जाके ये डिजीज कॉज करता है, और ये हमारी बॉडी में हमारे रेड ब्लड सेल्स को और लिवर को अफेक्ट करके फिर सारी बॉडी में अफेक्ट करते हैं। तो इससे जो डिजीज होती है जिसको कि हम मलेरिया कहते हैं। अब आपने बता दिया कि मलेरिया कैसे होता है, या फिर अब अगर इसके लक्षणों की बात करें मैम, क्योंकि इन दिनों मच्छर बहुत ज्यादा हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों को पता नहीं चलता कि जो मच्छर काट भी रहे हैं वो कौन से मच्छर कौन सी बीमारी दे जाएंगे। लेकिन अगर किसी को मलेरिया वाले मच्छर ने काटा है तो क्या लक्षण है? मलेरिया के लक्षण जो है उसमें सबसे कॉमन होता है हाई ग्रेड फीवर होना, और वो फीवर जो होता है वो ठंड के साथ आता है, बहुत ज्यादा चिल्स होते हैं और आपको 3-4 ब्लैंकेट ओढ़ने की जरूरत पड़ रही है और आप लिटरली कांप रहे हैं, जिसको कि हम पूरी बॉडी को शिवर करना चाहते हैं। हाई ग्रेड फीवर हो रहा है और फिर सडनली जब फीवर कम होता है आप बहुत बुरी तरह से स्वेट करते हो, तो हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स। और आपको हर दिन फीवर ना हो करके अगर 2 दिन छोड़ के या 3 दिन छोड़ करके फीवर हो रहा है, साथ में बहुत सीवियर बॉडी एक्स हो रहे हैं, हेडेक्स हो रहे हैं, ये इसके इनिशियल स्टार्टिंग में जो इसके फीचर्स होते हैं वो होते हैं। लेकिन अगर मलेरिया आपके शरीर में बढ़ता जाता है तो फिर ये अदर ऑर्गन को अफेक्ट करना शुरू करता है। उसमें आपको अगर इंटेस्टाइन तो लूज मोशन हो सकते हैं, अगर आपके लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं तो आपको सांस दिक्कत आ सकती है, अगर आपके ब्रेन में डेवलप हो रहा है मलेरिया, सेरेब्रल मलेरिया जिसको कहते हैं, तो फिर आप ड्राउजी हो सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं, आपके गैस्ट्राइटिस हो सकता है, सीवियर वॉमिटिंग हो सकती है। तो सिंपल फीवर अगर आपको बहुत चिल्स के साथ हो रहा है तो भी आप इसको सिंपल फीवर ना सोचें, हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ट्रीटमेंट लें। जी, तो इसके जो लक्षण है वो आपने बता दिए। बहुत सारे लोगों को अगर बुखार आ रहा है या उनके अंदर ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो वो डॉक्टर को दिखा ले। लेकिन मैम आजकल जो वायरल फीवर गर्मियों में जैसे होता है तो लोग ये समझ भी नहीं पाते हैं कि हमें क्या वायरल है या फिर हमें कुछ और हो गया है, तो क्या कोई अंतर भी होता है? जैसे कोई भी फीवर जो होता है उसमें फीवर विद चिल्स हमारे यूरिन इन्फेक्शन में भी हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन में भी हो सकते हैं, डेंगू फीवर में भी हो सकता है। लेकिन जो मलेरिया का फीवर होता है उसमें एक बहुत टिपिकल फीचर होता है कि वो 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के होते हैं। आपको आज हाई ग्रेड फीवर हुआ जरूरी नहीं आपको कल भी हो, लेकिन अगर डेंगू का या वायरल फीवर होता है दे आर अ कंटिन्यूअस फीवर। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मलेरिया में ऐसा नहीं हो सकता है। तो कोई भी फीवर अगर आपको होता है तो मेरी श्योरली ये एडवाइस है कि आपके पास एक फैमिली फिजिशियन होना चाहिए। और अगर आप मलेरिया एंडेमिक एरियाज में रह रहे हो या मलेरिया एंडेमिक एरियाज में ट्रैवल कर रहे हो, बाद आपको फीवर हो रहा है और चिल्स के साथ हो रहा है, तो आपको मलेरिया जरूर रूल आउट करना चाहिए। जी डॉक्टर, अब जब किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया है तो अगर उसमें हम जाने तो ये मच्छर तो फिर किसी भी एज के लोगों को काट सकता है, तो सब में फिर ये होने के चांसेस है? मलेरिया वैसे तो सभी में होने के बहुत चांसेस है, लेकिन जो हम क्रिटिकल मलेरिया या सीवियर मलेरिया की बात करते हैं उसमें जो वल्नरेबल एज ग्रुप होता है वो बच्चों में बहुत ज्यादा सीवियर इलनेस होती है, या एल्डरली जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, जिनकी इम्यूनिटी कम है तो डिजीज स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी विद मलेरिया इज अगेन अ वेरी क्रिटिकल एंजाइटी जहाँ पे हम लोगों को अर्ली इंटरवेंशन करने की जरूरत होती है। तो मलेरिया किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन हमें वल्नरेबल एज ग्रुप को श्योरली ध्यान रखना चाहिए और प्रोटेक्ट करना चाहिए। बच्चे नहीं बताएंगे कि मुझे ठंड के साथ बुखार होता है, ये तो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जी डॉक्टर, बच्चे अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं मच्छरों से, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उनको ऐसा कुछ ना हो गया। मैम अभी आपने कहा कि प्रिवेंट किया जा सकता है, तो क्या प्रिवेंशन है इसके? तो जैसे मैंने बताया कि मलेरिया एक टिपिकल, अगर हम साल के डिजीज फीचर्स को देखें तो मलेरिया एक टिपिकल जून जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक होता है। हालांकि ऐसा नहीं कि साल भर में नहीं हो सकता है, और मच्छरों के ब्रीड करने से ज्यादा होता है। तो अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कर सकते हैं, जहाँ पे कि हम मच्छरों की ब्रीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी पानी कलेक्शन हुआ है उसमें मच्छर ग्रो कर रहा है तो हम ऑयल डाल सकते हैं या गंबूत या फिश डाल सकते हैं, पानी इकट्ठा ना होने दे सकते हैं। फिर अगर शाम को आपके घर में मच्छर ज्यादा होते हैं आप रेपेलेंट्स लगा सकते हैं। मॉस्किटो जो ऑइंटमेंट्स होते हैं या रेपेलेंट्स होते हैं बॉडी में आप अप्लाई कर सकते हैं। कंटिन्यूस ऑल आउट लगा के रख सकते हैं। जो कपड़े आप पहनते हैं वो फुल कवर्ड कपड़े पहने, डार्क कपड़े ना पहने, शाम को बाहर ना निकले।
समय जिस समय कि मच्छर आपके घर में प्रवेश करते हैं, आप उस समय जाली के दरवाजे लगा सकते हैं, उससे स्प्रे कर सकते हैं, और जितनी क्लीनलीनेस आसपास एनवायरमेंट में है वो आप रख सकते हैं। तो पर्सनल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इसके अलावा अगर आपको फीवर हो रहा है तो अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली डायग्नोसिस विल रियली प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ द डिजीज, कि एक से काटा, दूसरे को काटा, फिर तीसरे को काटा। तो कंटेजियस तो नहीं है, लेकिन अगर एक को हम क्योर नहीं कर रहे हैं तो एनवायरमेंट में फिर एक से दूसरे को ये स्प्रेड तो होता चला जाएगा। तो वेक्टर प्रोटेक्शन, पर्सनल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से फिर हम मलेरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मैम, क्या मलेरिया के मच्छर के काटने का भी कोई वक्त होता है, किस समय काट सकता है, कोई ऐसा वक्त डिसाइड होता है क्या इसमें भी? जनरली इवनिंग में जो मच्छर काटते हैं वो मलेरिया के मच्छर होते हैं, और जो डे टाइम में काटते हैं वो डेंगू के मच्छर होते हैं। तो हमें इवनिंग समय में श्योरली, जब थोड़ा डार्क हो रहा है, जिसको कि हम टाइम बोलते हैं, उस समय में हमें स्पेशल प्रोटेक्शन रखनी चाहिए कि हम ज्यादा बाहर ना निकलें और ये मच्छर हमें ना काट सके, बाकी वो दिन भर ही काट। तो शाम का समय ज्यादा हो। जी, तो डॉक्टर साहब, अगर उपचार की बात हम करें तो इसमें जो ट्रीटमेंट मिलता है, किसी व्यक्ति को अगर हो गया है मलेरिया, तो फिर आप उपचार और निदान कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है? मलेरिया डायग्नोसिस के लिए तो ब्लड सैंपल ही होता है, जिसके थ्रू हम मलेरिया के एंटीजन और एंटीबॉडी को टेस्ट करते हैं। लेकिन अगर मलेरिया का फीचर आ रहा है, एंडेमिक एरिया में है, तो हम डायग्नोसिस का मेनी टाइम्स वेट नहीं करते हैं। हमें लग रहा है तो मार्केट में बहुत सारी ड्रग्स अवेलेबल हैं, जैसे कि क्लोरोक्विन है, क्विनन है, ट्राइमाक्विन है, और आर्टेमिथर है। बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल हैं जिनकी एक स्ट्रैटेजी होती है कि कौन सी ड्रग्स कौन सी देते हैं। क्लोरोक्विन इज द कॉमनेस्ट ड्रग जो कि हम देते हैं, लेकिन मलेरिया में वायरस मलेरिया जो होते हैं उसके रिलैप्स के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारे लिवर में उसका साइकिल चलता रहता है। तो अगर हम फुल्ली उसको ट्रीट नहीं करेंगे डॉक्टर गाइडेंस से, और हमने सोचा कि हमने 5 टैबलेट क्लोरोक्विन की ले ली और हम ठीक हो गए, तो दैट इज नॉट ओके। तो हमें कौन सा मलेरिया है, अगर फाल्सीपेरम मलेरिया है तो उसके डिफरेंट ड्रग ऑफ चॉइसेस होते हैं, और अगर हमें वायरस या तो उसके डिफरेंट ड्रग ऑफ चॉइसेस होते हैं जो कि सेफ भी होते हैं, उनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इन मेडिकेशन से उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर पेशेंट वॉमिटिंग करते हैं, एक्सेप्ट ओरली नहीं कर रहे हैं, तो जनरली ऐसे पेशेंट्स को एडमिट करके फिर आईवी ड्रग्स देना। जी, तो डॉक्टर, इसका सबसे बड़ा जोखिम जो है वो तो आपने बता दिया कि मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को इंतजार करना है कि टेस्ट कराने तक में भी, क्योंकि कुछ आवर्स ऐसे होते हैं जिनमें कि उसी के बाद टेस्ट होता है, तो कितने दिन अगर रोगी ना जाए डॉक्टर को दिखाने तो फिर भी वो एक नॉर्मल स्थिति में रह सकता है? मैम, मलेरिया जो होते हैं हमारी आरबीसीज को ब्रेक कर रहे होते हैं, तो अंदर ही अंदर फिर वो जो आरबीसीज होते हैं वो हमारे छोटे छोटे वेसल्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं, और उसका सीवियर क्लिनिकल फीचर आने में काफी टाइम लग जाता है। तो अर्ली इंटरवेंशन इज ऑलवेज रिकमेंडेड। आप घर पे ना बैठें और टेस्ट के रिजल्ट आने का इंतजार ना करें। आपके डॉक्टर अगर चाहते हैं दवाई स्टार्ट करना, तो इट शुड बी स्टार्टेड अर्ली। रोक तो हम कभी भी सकते हैं। तो अगर कोई ड्राउजी पेशेंट आ रहा है जिसको हाई ग्रेड फीवर आया, तो मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूंगी। टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद अगर मुझे लग रहा है कि वो मलेरिया नहीं है, तो ट्रीटमेंट कैन बी स्टॉप्ड इन द मिडल, बट लेट ट्रीटमेंट शुड नॉट बी स्टार्टेड। इट इज एज अर्ली एज पॉसिबल। जी, तो क्या इसमें लाइफस्टाइल का भी रोल हो सकता है, खाने पीने का भी रोल हो सकता है? हमेशा किसी भी इन्फेक्शन में इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमारा हेमोग्लोबिन बना हुआ रहता है। मान लीजिए मेरा हेमोग्लोबिन 12 है और मुझे मलेरिया हुआ, तो आरबीसीज मेरे ब्रेक भी होंगे तो भी मुझे एक बैकअप रहेगा। लेकिन अगर किसी का हेमोग्लोबिन ही 8 है और उसके आरबीसीज ब्रेक हो रहे, पेशेंट के जल्दी चांसेस है टू लैंड अप इन आईसीयू और हॉस्पिटल। वैसे ही अगर मेरी इम्यूनिटी कम है तो मेरा डिजीज फ्लेयर होने के ज्यादा चांसेस है। तो अगर हम हेल्दीली खाते हैं, हाइड्रेट करके रखते हैं, अपने रेगुलर स्क्रीन करा कर अपने सारे पैरामीटर्स को अप टू डेटेड रखते हैं, तो जरूर जब भी डिजीज होगा तो हमारी बॉडी उसको उतनी ही सिवियरिटी से फाइट करेगी। लेकिन अगर हम कॉम्प्रोमाइज है, इम्यूनिटी कम है, हमने अच्छा डाइट नहीं लिया हुआ है, अपने हेमोग्लोबिन को बिल्डअप नहीं किया हुआ है, तो डिजीज क्लियर होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा रहते हैं। और साथ में आप क्या कपड़े पहनते हैं, आप किस समय बाहर जाते हैं, आपने वो सारी प्रोटेक्शन मॉस्किटोज के अगेंस्ट ली है कि नहीं, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं टू प्रिवेंट अगेंस्ट मलेरिया एंड फाइट अगेंस्ट मलेरिया।
डॉक्टर वंदना, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन जाने से पहले, क्योंकि हम मलेरिया दिवस जो है उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसे में एक अंतिम सुझाव जो आप हमारे लिसनर्स को दें वो क्या है? मैं अपने लिसनर्स को ये कहना चाहती हूँ कि हम डॉक्टर्स हमेशा अपना काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो काम तब हो रहा है जब आप हमारे पास आ रहे हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मलेरिया के लिए जागरूक रहें, इसके बारे में अपनी जानकारी को अपडेटेड रखें और WHO को और हेल्थ सेक्टर को मदद करें ताकि we can deliver zero malaria, which is the theme of this Malaria Day, and we should invest, innovate and everything to prevent and free the world of malaria. डॉक्टर वंदना बुबना, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। Thank you so much. तो दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे कि मलेरिया से रोकथाम करके थोड़ी सी प्रिकॉशंस की, जिससे कि हम न सिर्फ मलेरिया बल्कि अन्य वायरस से भी अपने आप को बचा सकते हैं, अन्य बीमारियों से भी अपने आप को बचा सकते हैं। तो अपनी सेहत का रखिए ख्याल, अच्छा खाइए और मुस्कुराते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। स्वर्गीय पंडित काम सिंह जी ने भजन के माध्यम से समझाया कि इंसान को हर समय शुभ कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्मों का वो परमात्मा अच्छा फल दिया करता है। चिंता चिता के समान हुआ करती है। कैसे? जन्म मरण से दूर आत्मा कित जागी कित आ जागी। चिंता दूर पर कर ले, चिंता चेतन खा जागी। जन्म मरण से दूर आत्मा कित जागी कित आ जागी। सो ठीक होया जो हो गया सो ठीक होया जो होगा सो अच्छा होगा। और भूत भविष्य वर्तमान ये सब कर्तव्य सच्चा होगा। और के लाए थे के चला गया थी या ये लगन बच्चा होगा। और लिया यहीं से दिया यहीं पे पक्का चाहे कच्चा होगा। लिया यहीं से दिया यहीं पे पक्का चाहे कच्चा होगा। वही लेवड़िया वही देवड़िया, वही लेवड़िया वही देवड़िया नो सीधी राही पा जागी। जन्म मरण से जागी। चिंता दूर पर कर ले, चिंता चितन खा जागी। जन्म मरण से दूर आत्मा कित जागी कित आ जागी। जन्म मरण से दूर आत्मा कित
खाली जाना रोवण का के दुख होगा कल और ने आज तने किसी ने तड़के दुख होगा और हम किसी के ना कोई हमारा कर्म करे ते सुख होगा ईश्वर और मृत्यु याद रहे फिर धर्म करण में रुक होगा ईश्वर और मृत्यु याद रहे फिर धर्म करण में रुक होगा। अरे धर्म की नहीं है व्यथा जीवन में धर्म की नहीं है व्यथा जीवन में। अरे पहले पार्थ राजा की जन्म मरण से दूर आत्मा कित जागी कित आ जागी। मेरा चिंता दूर पर कर ले मैं चिंता चितन खा जागी जन्म मरण से दूर आत्मा कित जागी कित आ जागी जन्म मरण से दूर आत्मा कित जागी कित आ जागी। ये परिवर्तन संसार का नियम जन्म और मृत्यु न्यारे ना ईश्वर के घर में रहे कोई किसी के सगे संबंधी रे प्यारे ना और कर्म के फल भोगन में हम किसके कोई हमारे ना और दुख सुख रोग धन कंगाली में लिए देख एक से सारे नारे दुख सुख रोग धन कंगाली में लिए देख सारे ना अपना पराया देता पराया अपना पराया देता पराया वही बुद्धि बन ला जागी जन्म मरण से दूर आत्मा कित जागी आ जागी। मेरा चिंता दूर पर कर ले ना चिंता चितन खा जागी जन्म मरण से दूर आत्मा कित जागी कित आ जागी जन्म मरण से दूर आत्मा कित जागी कित आ जागी। यो शरीर हमारा ना हम इसके बस थोड़े दिन का नाता है और जल अग्नि पृथ्वी आकाश वायु इन पांचों का खाता है और बनिया इन्हीं से फिर वो